जी नमस्कार, मेरा नाम सनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पे। देखिए, डी ट्रिपल एस बी टी जी टी एस एस टी ने अपना न्यू सिलेबस जो है वो जारी किया। हालांकि आप जानते हैं डी ट्रिपल एस बी का इससे पहले कोई सिलेबस नहीं था। एक सिंपल पेपर पैटर्न होता था कि अगर टी जी टी की बात है तो 9th-10th की एन सी आर टी और थोड़ा बहुत ग्रेजुएशन पे चीज़ें पूछी जाएंगी। पी जी टी की बात है तो 11th-12th की एन सी आर टी और पोस्ट ग्रेजुएशन तक की चीज़ें पूछी जाएंगी। पर उसमें भी मोर और लेस डी ट्रिपल एस बी एन सी आर टी पे ही फोकस रहती थी और 70-80% चीज़ें इसमें जो है वो एन सी आर टी ओरिएंटेड ही पूछी गई हैं। कई बार ऐसा भी हुआ कि 9th-10th 11th 12th में से भी कुछ पूछ दिया गया। कई बार 11th-12th वालों को 9th-10th में से भी कुछ पूछ दिया गया। 20-25% क्वेश्चन ये ऐसे होते थे जिसमें थोड़ा सा आउटसाइड ऑफ द एनसीईआरटी चीज़ें जाकर पूछी जाती थी या डिटेल में चीज़ें पूछी जाती थी, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। अब उन्होंने तथाकथित रूप से अपना सिलेबस इशू कर दिया है। अब इस सिलेबस के साथ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इस सिलेबस में जितनी चीज़ें दी हुई हैं उससे ज़्यादा तो आप वैसे ही पढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं हिस्ट्री और पॉलिटी के अंदर, हाँ, ज्योग्राफी में स्पेसिफिक कुछ चीज़ों को ऐड किया गया। ऐड इन द सेंस, अगर आपने नवोदय विद्यालय समिति का सिलेबस देखा होगा तो कंप्लीट वही सिलेबस टीजीटी सोशल साइंस का सिलेबस है, टी ट्रिपल एस बी का। ठीक, तो एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि एनवीएस का सिलेबस भी यही है जो मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक क्विक हम लोग पीक करेंगे सिलेबस का। उसके बाद ज्योग्राफी में अलग से सर डिस्कस करेंगे और इकोनॉमिक्स में अलग से मैम डिस्कस करेंगी टॉपिक। हिस्ट्री और पॉलिटी पे मैं आपसे चर्चा करूंगा क्योंकि ये दोनों मेरे सब्जेक्ट हैं। तो अगर हम आपसे बात करें सिलेबस की तो देखिए कुछ इस तरह की सिलेबस दिया है इन डीओई और एनडीएमसी, यही लेटर इन्होंने ऐड कर दिया। अब इसमें कंटेम्प्रेरी वर्ड यानी समकालीन विश्व की अगर मैं बात करूं तो इसमें उन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में कहा है, औद्योगिक क्रांति जो आपको वैसे भी पढ़नी है। इकोनॉमिक डिप्रेशन, आर्थिक मंदी 1929 के बारे में आप वैसे भी पढ़ते हो। दोनों चीजें पढ़ते हैं हम, इकोनॉमिक डिप्रेशन भी पढ़ते हैं और इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशन इन इंडिया यानी भारत पर वैश्विक मंदी का क्या प्रभाव पड़ा उस समय, इसके बारे में भी पढ़ते हैं। लेबर एंड पीजेंट क्लास इशू यानी जो श्रमिक वर्ग थे और जो कृषक वर्ग थे उनके क्या इशू है वो इसी टॉपिक का सब पार्ट है, ये भी आप पढ़ते हो। ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया इन 12th सेंचुरी और फीचर्स ऑफ कॉलोनियल सोसाइटी इन इंडिया। बेसिकली ये जो आपका चैप्टर है ये आपको बिल्कुल बेस्ड है एनसीईआरटी के ऊपर। हालांकि इसमें कुछ बातें डिटेल में भी पूछी जाती हैं यानी अप टू ग्रेजुएशन लेवल तक भी पूछी जाती हैं। पर जिन लोगों ने मेरी क्लासेस देखी होंगी इस पर मैंने क्वेश्चंस भी करा रखे हैं उनको, तो आपको ऑलमोस्ट वो सारी चीजें आप पढ़े ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। जो बच्चे पहले पेड में हैं वो भी पढ़ चुके हैं, जो आगे पढ़ेंगे वो तो पहले ही पढ़े, वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। फिर दूसरे नंबर का जो टॉपिक है वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसमें कॉजेज, इवेंट्स, इंपैक्ट और कॉन्सिक्वेंसेस दिए हैं। ये टॉपिक आपको सेम एनवीएस में मिलता है, सेम यही टॉपिक आपको डी ट्रिपल एस बी में मिलता है। ठीक, ये वाला जो टॉपिक है ये डी ट्रिपल एस बी में भी सेम है, ये एनवीएस में भी सेम है, ये केवीएस में भी सेम है, ये बीपीएससी टीआरई में भी सेम है, ये आपका बीएसटेट में भी सेम है और ये आपका ईएमआरएस में भी बिल्कुल पूरी तरह से है। तो ये तो सभी जगह पढ़ना है आपको। फ्रेंच रेवोल्यूशन तो आपको सभी जगह पढ़ना है। अगर हम पहले टॉपिक की बात करें तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपको सारी जगह पढ़ना है। रिवोल्ट ऑफ 1857, देखिए जब मैं कहता हूं ना कि डी ट्रिपल एस बी, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, बीपीएससी, टीआरई, इनकी तैयारी करने वालों को, खासकर 6 to 8 वालों, तो मैं बता रहा हूं इनकी तैयारी करने वालों को मिडीवल और एंशंट नहीं पढ़ना होता है। बीपीएससी टीआरई 9th-10th में जरूर कुछ सवाल एंशिएंट मिडीवल से दे दिए जाते हैं, जैसे टीआरई 1 में लगभग 15 सवाल थे, टीआरई 2 में सवालों की संख्या कम हुई पर 12-13 सवाल तब भी पूछे गए थे, टीआरई 3 तो हो ही नहीं पाया था। पर ये एक टॉपिक रिवोल्ट ऑफ 1857 आप सारे जगह पढ़ते हो, तो ये भी आपको सारे ही जगह पढ़ना होता है, रिवोल्ट ऑफ 1857। और अगर मैं इसमें आपसे बात करूं तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, देखिए ये अगेन ये टॉपिक आ गया। अब अगर आप देखोगे रिवोल्ट ऑफ 1857 और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बीच में एक टॉपिक और आता है जिसका नाम है सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म। अब ये यहां पर लिखा नहीं है
पर क्या इससे सवाल नहीं पूछे जाएंगे? तो अवश्य पूछे जाएंगे। तो एक्चुअली में ये जो दो टॉपिक आपको मॉडर्न इंडिया के दिख रहे हैं, ये आपको क्या दिख रहे हैं? ये एक्चुअली में तीन टॉपिक हैं। कौन कौन से? रिवोल्ट ऑफ 1857, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म यानी सामाजिक धार्मिक सुधार, और उसके बाद इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो 1885 से शुरू करके 1947 तक जाएगा। फिर इसके बाद जो टॉपिक आता है हमारा वो है रशियन रेवोल्यूशन। ये भी आपको सारे जगह पढ़ना होता है। रशियन रेवोल्यूशन भी आपको सारे जगह पढ़ना होता है। रूस की क्रांति भी पढ़ना होता है। राइज ऑफ सोशलिज्म यानी समाजवाद का उदय, इसमें आपको कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी पढ़नी है। यूरोप में सोशलिज्म क्या है ये पढ़ना है। इम्पैक्ट ऑफ सोशलिज्म क्या पढ़ा ये पढ़ना है। तो ये सब इसी टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। फिर है राइज ऑफ फासिस्ट फोर्सेज इन जर्मनी एंड इटली यानी जर्मनी में नाजीवाद, जर्मनी में नाजीवाद और इटली में फासीवाद। इटली में फासीवाद। फासीवाद पे थोड़ा सा अलग सवाल पूछे गए क्योंकि एनसीईआरटी में टॉपिक है नहीं। उसी तरह से नाजीवाद एनसीईआरटी में जरूर है लेकिन इससे सवाल थोड़े अपर लेवल पे पूछे गए हैं। तो फासीवाद को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। DSSB में लगातार सवाल पूछे गए हैं फासीवाद से। उसके बाद आ जाइए, कह रहा है द टू वर्ल्ड वॉर्स एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूएन। तो ये भी सवाल हमें पढ़ना होता है। मोटे तौर पे अगर आप देखोगे तो हिस्ट्री का जो सिलेबस है, हिस्ट्री का जो सिलेबस है DSSB का, TGT सोशल साइंस का, उसमें आपको दो चीजें देखने को मिल रही। एक तो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री देखने को मिल रही है और इसमें अगर आप एनसीईआरटी फॉलो करते हैं तो आपका एक अच्छा बेस तैयार हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा आपको इसमें मॉडर्न इंडिया देखने को मिल रही है और मॉडर्न इंडिया में भी आपको बेसिकली 1857 से 1947 तक की बात पढ़नी है। 1947 तक की बात पढ़नी है यानी 1857 के विद्रोह से स्टार्ट करिए और भारत की आज़ादी तक की बात पढ़नी है, ठीक है। अब आ जाते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी पे सर अलग से डिस्कस भी करेंगे। इंट्रोडक्शन टू सोलर सिस्टम, ओरिजिन ऑफ अर्थ, जिसमें मोशन ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ना है, रोटेशन, रेवोल्यूशन, ये सब पढ़ना है। अर्थ के इंटीरियर के बारे में पढ़ना है, रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में पढ़ना है, एजेंट्स ऑफ जो ग्रेडेशन होते हैं, वेदरिंग, मास वेस्टिंग, रनिंग वाटर, ये सब पढ़ना है। मतलब सॉइल इरोजन और ये सब सारी चीज़ें इसके अंदर पढ़नी पड़ेंगी। क्लाइमेट का टॉपिक पढ़ना है, क्लाइमेट के बाद क्लाइमेट चेंज पढ़ना है, ओशंस के बारे में पढ़ना है। तो बेसिकली आपका जो फिजिकल ज्योग्राफी के टॉपिक हैं और जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉपिक हैं, इंडियन ज्योग्राफी के टॉपिक हैं, उनको आपको इसमें क्या करना है, कलेक्ट करना है, क्योंकि इंडिया अलग से दिया हुआ है, साइज एंड लोकेशन, फिजिकल फीचर। इसमें अगर आप 9th से 12th तक की एनसीईआरटी कवर करते हैं, 9th से 12th तक की अगर आप एनसीईआरटी कवर करते हो ज्योग्राफी में, तो आपका काम हो जाएगा, आपका काम बेहतर तरीके से हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं देख रहा था पॉपुलेशन, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, ये सब आपको 9 से लेके 12 तक में दिख जाएगा, ठीक। इकोनॉमी की अगर बात की जाए तो लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ना है हमें। डिजास्टर और हैजर्ड्स के बारे में पढ़ना है। ये आप ज्योग्राफी में भी पढ़ सकते हैं या आप इकोनॉमी में भी समझ सकते हैं। इकोनॉमी में और ज्योग्राफी में इस पे एनसीईआरटी में चीज़ें दी भी गई हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको पीपल एज रिसोर्स, ये ज्योग्राफी का चैप्टर है। पावर्टी एज चैलेंज, ये भी ज्योग्राफी का चैप्टर है। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर है आपके। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, ये भी इकोनॉमी का चैप्टर है आपके। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट, ये है आपका जो कि इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारा सवाल आता है, ठीक। अब आ जाते हैं सिविक्स पे यानी पॉलिटिकल साइंस पे। तो प्योर एनसीईआरटी फॉलो करना है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करना है। इसमें कहीं भी आप देख लीजिए इंडियन पॉलिटी की चर्चा नहीं है, इंडियन पॉलिटी की चर्चा नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं DSSB को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, तो ये गलती आप कतई मत करिएगा, आपको इंडियन पॉलिटी भी पढ़नी पड़ेगी। एनसीईआरटी को अगर आप पढ़ते हैं तो इसमें आपको पावर शेयरिंग पढ़ना पड़ता है, फेडरलिज्म पढ़ना पड़ता है, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी पढ़ना पड़ता है। ये आपकी क्लास 6 से शुरू होकर 10 तक जाती है। पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ना है, इलेक्शन के बारे में पढ़ना है, चैलेंजेस और डेमोक्रेसी में जो है उन पे पढ़ना है।
पॉपुलर स्ट्रगल मूवमेंट लाइक नेपाल और बोलीविया, नेपाल में लोकतंत्र के लिए संघर्ष और बोलीविया का जल युद्ध, ये सब हमें पढ़ना होता है। डेमोक्रेसी के बारे में डिटेल में पढ़ना है कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, सीलेंट फीचर क्या होते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इलेक्शन, डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड वर्ल्ड, ठीक है। इसके अलावा आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, पार्लियामेंट, जुडिशरी, ये सब पढ़ना है। फंडामेंटल राइट पढ़ने, इतने में ही लिखा है। पर मेरा यकीन मानिए कि पॉलिटी के अंदर भी आपको भारतीय संविधान भी पढ़ना पड़ेगा, पर फोकस आपका जो होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए, वो एनसीईआरटी पॉलिटी पर। फोकस कहाँ होना चाहिए, एनसीईआरटी पॉलिटी पर फोकस होना चाहिए, ये फोकस होना चाहिए। पर साथ साथ आपको इंडियन पॉलिटी भी होनी चाहिए, इंडियन पॉलिटी भी आप पढ़ेंगे। तो जब हम बैचेस पढ़ाते हैं तो जो बच्चे बैच में पढ़ते हैं वो जानते होंगे, जो पढ़ रहे हैं वो जानते होंगे। आपको भी ये बात समझ में आएगी कि जब मैं पढ़ाता हूँ हिस्ट्री तो मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री का फोल्डर अलग बना रखा है, फिर उसके बाद मैंने इंडियन नेशनल मूवमेंट का फोल्डर अलग बनवा रखा है, उसके बाद मैंने मॉडर्न इंडिया का फोल्डर अलग बनवा रखा है। ये तीनों ही मैं अलग से पढ़ाता हूँ। अगर मैं पॉलिटी में आता हूं तो पॉलिटी में मैंने एनसीईआरटी पॉलिटी का फोल्डर अलग बनवा रखा है और इंडियन पॉलिटी का फोल्डर अलग बनवा रखा है। इसी तरह से ज्योग्राफी में आपके सामने गौरव सर आएंगे, वो अपना सिलेबस डिस्कस करेंगे। इकोनॉमी में विम्पी मैम आएंगी, वो अपना सिलेबस डिटेल में चर्चा करेंगी, तो उनकी वीडियो को भी आप अवश्य देखिएगा, ठीक है। मोर और लेस ये सिलेबस था। ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।